नमस्कार। जाओ, हम पहले वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। जाओ पहले मैं अरे यार लेक्चर। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय में परमाणु की संरचना के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। कल मैं परमाणु से रिलेटेड बता दिया कि परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है, लेकिन बाद में इसकी डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो ये हुआ कि नहीं, परमाणु को और भी छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया सकता है। इसके सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके बारे में मैं कल बताया था। परमाणु की संरचना कैसे की जाती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था जिसमें अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया था न्यूक्लियस के अंदर। तो अधिकांश पार्टिकल चले गए थे एटम से, लेकिन न्यूक्लियस जो पॉजिटिव पार्ट था प्रोटॉन की वजह से वहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ कमियों को दूर करके बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है इस प्रकार है। हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। मैं बताया था कि इस नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये डिफरेंट कक्षाएं होती हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं को KLMN से लिखा जाता है, या सीधे 1 2 3 4 इस तरह से लिखा जाता है। इसको ऊर्जा स्तर कहा जाता है, या कक्षाएँ, कोष, कुछ भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा या डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं या कोष KLMN या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, यानी जब इसको ऊर्जा दी जाएगी तो यहाँ से उछल करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, फिर वहाँ पर कुछ समय तक रहेगा, फिर अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में रिटर्न हो जाता है। तब विभिन्न कक्षाएं जो दी गई, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, इसके लिए बोरबरी 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना मॉडल बनाया जिसको बोरबरी मॉडल कहा जाता है। उसमें फर्स्ट मॉडल होता है, अभी दूसरे पेज पर लिखा हूँ, कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। n का मतलब कक्षा की संख्या, n की पहली कक्षा है कि दूसरी कक्षा है कि तीसरी है कि चौथी है, इस तरह से। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया कि पहली एक K वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी वाली M वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरी वाली N वाली में कितना होगा, चौथी, इस तरह से। तो पहली वाली कक्षा में अधिकतम इन्होंने बताया कि 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे जब, तो 2n², यानी n का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 करेगा, 2 को गुणा कर देंगे 2 होगा। दूसरी वाली कक्षा n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तीसरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 2 जा 9 9 2 जा 18 हो जाएगा। चौथी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं चौथी वाली कक्षा में। लेकिन फिर इन्होंने दूसरा अपना मॉडल पर 2 नियम इन्होंने बोरबरी ने बताया कि किसी भी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर भरने का ये तरीका होता है, किसी भी कक्षा में 8 से अधिक, यानी पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दूसरी वाली में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरी वाली में 18, चौथी वाली में 32 हो सकते हैं। देखिए अगला नियम है कि किसी सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, यानी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा किसी कक्षा में, वह अगली कक्षा बनना शुरू हो जाएगी। पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी वाली में 8 होगा, अब सब में 8 ही होगा, क्योंकि जो ही 8 बन गया और फिर अलग से उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो जा सकता है, अब अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये बोरबरी का मॉडल होगा कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2n² हो सकती है। दूसरा ये है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जो ही बन किसी ऑर्बिट में पूरा हुआ
वो ऑर्बिट अस्थाई हो गई। अब नई कक्षा बनेगी, अब उसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री हो सकता है। अब बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी संयोजकता होती है। संयोजकता के बारे में भी चैप्टर में पढ़ना था कि बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी संयोजकता होती है। जितना नाभिक के अंदर प्रोटॉन होगा वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन को बताया था यहाँ पर कल मैं कि द्रव्यमान संख्या में से, ये जैसे सोडियम का बताया था कि ये द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु क्रमांक है। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो इस तरह से यह न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो कल मैं सोडियम की सब बता दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज उसके बारे में नियम के बारे में बताया। सोडियम का यह दिया था इसमें प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, परमाणु क्रमांक 11 है। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें से द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाए थे तो यहाँ 12 आया था। और इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या होगी, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होगा। 11 है तो पहली वाली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरी वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तीसरी वाली कक्षा में बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, 1 बचा तो 11, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी संयोजकता 2 होगी। जिसमें 3 होगा उसकी संयोजकता 3 होगी। जिसमें 7 होगा 8 पूरा होने से 1 कम है तो उसकी -1 होगी। जिसमें 6 होगा उसमें 8 पूरा होने से 2 कम होगा उसकी -2 होगी। जिसमें 5 होगा उसमें 8 पूरा होने से 3 कम होता है तो -3 होगी। तो इस तरह से संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। इतना इस चैप्टर में है भी और कुछ है भी नहीं, थोड़ा बहुत एक लेक्चर और बता कर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।